हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है सजेशन ऑफ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। टीवाई बैक में पूछा गया था 15 मार्क्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये चैप्टर लिया गया है रिसीवेबल मैनेजमेंट से। ठीक है, रिसीवेबल मैनेजमेंट का ये चैप्टर है, यहाँ से ये 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुकी गई है और वो लिंक, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हो सके तो आप पहले उसका बेसिक अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। नहीं भी समझते तो इस वीडियो में भी मैं ट्राई करूँगा कि पूरे को वापस से रिवाइज़ कर सकूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ लॉजिकली। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी, दे आर टॉकिंग अबाउट रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटर मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट का मतलब होता है कस्टमर मैनेजमेंट, और कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब होता है जिस कस्टमर को आपने उधार पे माल दिया क्या उतने उधार पे माल देना चाहिए, या ज़्यादा टाइम के लिए देना चाहिए या कम टाइम के लिए देना चाहिए। तो ये चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है ये यही है कि इसमें डिसाइड किया जाता है कि पहले से कस्टमर को आप 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो क्या 30 दिन का देना चाहिए या 45 डेज़ का देना चाहिए या 60 डेज़ का या 30 पे ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर ये सब है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊँगा, लॉजिकली बताऊँगा, और उस फॉर्मेट से कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए, क्योंकि आप डिफरेंट बुक्स देखोगे ना तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट मिलेंगे। अब फॉर्मेट बोलेंगे अरे यार इधर पे तो अलग फॉर्मेट दिया है, दूसरे बुक में अलग दिया है, तो ये फॉर्मेट लो, फिर कैसे भी टाइप का क्वेश्चन है, चाहे आप आईपीसीसी दे रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स दे रहे हो, आपको ये हेल्प करेगा। आ रही है बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स फ्रॉम द नॉर्मल लेवल ऑफ 2,50,000 पर एनम, देखो 2,40,000 का सेल हो रहा है, एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है। मार्केटिंग मैनेजर सबमिट द प्रपोजल ऑफ लिबरलाइजिंग द क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधार देने हैं कस्टमर को तो कितना देना है। तो इन्फॉर्मेशन दिया है कि नॉर्मल सेल्स आपका 2,40,000 होता है, फिर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड मतलब 30 दिन का उधार देते हैं तो सेल्स कितना होता है, 2,40,000 होता है। आई बात समझ में? अब याद रखना इंडिया में, मोस्टली इंडिया के बाहर भी कहीं पे भी अगर आप ज़्यादा उधार देते हो ना तो लोग ज़्यादा परचेस करते हैं तो सेल्स बढ़ जाता है। तो 30 दिन का उधार दिया तो 2,40,000 का सेल हुआ। फिर इन्फॉर्मेशन दिया पीवी रेशियो इज़ 33.33%। ये याद रखने का, ऐसा कोई परसेंटेज आया तो इसका फॉर्मूला आपने किया होगा FY/SY के अंदर, कॉस्टिंग के अंदर ये आया था। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ऐसा लिखने का। और फिर ये 33% है ना, तो इसका मतलब होता है दिस वन इज 33%, 33.33 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स इज 100, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 33.33%। आ रही बात समझ में? फिर आगे देखो इन्फॉर्मेशन दिया था कंपनी एक्सपेक्ट है प्री टैक्स रिटर्न कितना है, 20% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट करती है, और क्रेडिट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, सजेस्ट करना है। एक साल में 360 दिन का वो डेज अज्यूम करती है। फिर यहाँ पे दिया है 4 क्रेडिट पॉलिसी। पहली क्रेडिट पॉलिसी क्या है, 30 है, और 4 उन लोग ने प्रपोज किया है। तो आपको बताना है कि ये वाली पॉलिसी या ये 4 पॉलिसी में से कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करना चाहिए। तो जितनी पॉलिसी उतने कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे लिखना है पार्टी का नाम एक्स लिमिटेड, फिर लिखना है सजेशन ऑफ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, फिर आपको देखो कितने कॉलम, 5 पॉलिसी है, तो पहली वाली पॉलिसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पॉलिसी, और दूसरा जितनी भी पॉलिसी होगी उसका 1 2 3 जो रोमन नंबर है वही लिखने का। तो पॉलिसी 1 2 3 4 ये हो गया 4 कॉलम, और ये 5वां कॉलम बन गया। ठीक है, फिर पहला जो इसमें बनता है वो बनता है पर्टिकुलर, फिर ये 2 कॉलम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, चाहे आप यूज़ करो या मत करो। तो ये कौन सा कॉलम होगा, एक परसेंटेज का, एक पर यूनिट का, क्योंकि पता नहीं कौन सा यूज़ होने वाला है। राइट, समझ में आई बात? तो ये वाला हम लोग को 2 कॉलम बनाना है। तो इन शॉर्ट पर्टिकुलर, परसेंटेज और पर यूनिट अमाउंट ये तो बनाना है। उसके बाद जितनी पॉलिसी होगी ना वो पॉलिसी बनानी है। ठीक है, फिर पॉलिसी के अंदर एक छोटा सा गैप छोड़ना है जिसके अंदर हमको कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कितने दिन का क्रेडिट पीरियड है। तो यहाँ 30 डेज़ का है, देखो यहाँ पे 30 डेज़ आया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 45, ये देखो क्या बोला, एक्सपेक्टेड इनकम इन एवरेज कलेक्शन पीरियड डेज, ये इंक्रीज है, इनकम नहीं है,
इंक्रीज है, एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड। इंक्रीज कितना हो रहा है, 15 दिन का, 30 दिन का, तो ये नहीं लिखने का, ये 30 है प्लस 15 तो कितना आएगा 45, तो 45 लिखने का। आई बात समझ में? ये एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, इनकम नहीं है, इंक्रीज है, इनकम ये बाय मिस्टेक आ गया। तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, तो 30 डेज तो रहेगा, और कितना इंक्रीज होगा 15 दिन, तो 45 हो गया। फिर दूसरा कितना है 30, तो 30 को ओरिजिनल से ही ऐड करने का, तो कितना आएगा 60 डेज। फिर कितना दिया 45, तो 45 प्लस 30 75, फिर 30 और 60 90। आ रही है बात समझ में? ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है। फिर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है जो यहाँ पे नहीं दिया है यूनिट्स करके, कि कितनी यूनिट्स है, तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया, ये लिख लेने का। आप बस इतना फॉर्मेट आप बनाओ। आप चाहे कोई भी मतलब कोर्स करते हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 99.99% यही रहेगा। आई बात समझ में? आपका स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मेट लिखना है। ये फॉर्मेट आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, कि कौन सा पता है, ये वाला, सेल्स माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? ये लिख देने का। सेल्स कौन सा, उधार वाला, जो क्रेडिट में दिया है वो वाला लिखने का है। वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? इतना लिख दिया है ना, इतना समझ में आया? ये इतना ज़रूर लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको कुछ चीज़ें माइनस करनी है। माइनस ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले चैप्टर में होंगी, जिस चैप्टर का नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। आ रही है बात समझ में? तो इसके अंदर क्या क्या माइनस करना है पता है? पहले बैड डेट्स माइनस करना है, ठीक है। तो पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे, तो लेस बैड डेट्स, कभी कभी वो परसेंटेज पे होता है इसलिए मैंने ये बना लिया, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेस बैड डेट्स लिखो, फिर लेस कैश डिस्काउंट और लेस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। ये तीन ही खर्चे माइनस करने का। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन के आगे आप अदर खर्चा भी लिख सकते हो, कि अगर कोई अदर खर्चा है रिलेटेड टू कलेक्शन तो वो लिख सकते हो आप। तो ये तीन खर्चा माइनस करना है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, प्रॉफिट आएगा, इतना तो आपको पता है। उसके बाद ये तीन ही खर्चे माइनस करने हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो प्रॉफिट आएगा ना, इसको, ये प्रॉफिट में से जब ये तीनों खर्चे माइनस होंगे तो हमारा जो आएगा ना वो एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, कि आपका एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का कितना है बिफोर टैक्स। और जैसे बिफोर टैक्स आएगा तो आप टैक्स माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स के बाद आपको एक मेन खर्चा जो माइनस करना है वो माइनस करना है ये वाला, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर, और जब जाके आपका नेट बेनिफिट आएगा, एंड दिस वुड बी द फाइनल वन। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप बोलेंगे सर अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो आपको कैसे याद रखना है, पहले ये ऊपर का स्ट्रक्चर बना लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, ये इतना सा कॉलम लिखना है, देखो हाईलाइट किया। फिर उसके बाद कितना है 1 2 3, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ब्लू से। ये तीन खर्चे माइनस करने हैं आपको, बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स माइनस करो, आफ्टर टैक्स आएगा, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन डेटर माइनस करनी है 20%, ये बताऊँगा कैसे, नेट बेनिफिट आएगा। ये फॉर्मेट को पूरा फिल करना है। आ रही बात समझ में? तो पहले फिल कर लेते हैं, फिर जब यहाँ पे आएंगे तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास सेल्स कितना है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखने का। तो सेल्स कितना है 2,40,000 अमाउंट है, तो सीधा अमाउंट में जाने का 2,40,000 लिख देना प्रेजेंट पॉलिसी में, बराबर है। फिर इन्फॉर्मेशन क्या दिया, क्रेडिट पॉलिसी 30 डेज, ये भी लिख दिया हम लोग ने। फिर क्या दिया, पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो क्या दिया है, पीवी रेशियो का मैंने अभी बताया था, पीवी रेशियो का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो परसेंटेज दिया है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हो गया, बराबर है। अब इसका कितना है 33%, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 33 ऊपर लिखने का, परसेंट बोला है तो 100, ये तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 33% हो गया, और सेल्स कितना हो गया 100% हो गया। तो यही इन्फॉर्मेशन को आपको इधर लिखना है। तो सेल्स कितना हो जाएगा 100, देखो हो गया कि नहीं, सेल्स 100 हो गया, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 33%, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 33%। तो बीच में कितना आएगा, 100 में से 33 माइनस करो तो आ जाएगा वेरिएबल 66.67%। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया। अब जैसे ये हुआ तो आप अगर सेल्स दिया है 2,40,000, तो ये दोनों परसेंटेज इसके ऊपर अप्लाई करके नहीं निकाल सकते, निकाल लो। तो 2,40,000 का 33.33, याद रखना, कैलकुलेटर पे करोगे ना तो इधर देखो
जितने 33 आ सकते हैं 33.333 करके पूरा कैलकुलेटर में लेने का, जब जाके आपको एग्जैक्ट फिगर आएगा, नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो 80,000, अगर ये 80,000 है, अब ये 66 निकालो या 2,40,000 में से 80,000 माइनस करो, आपको आंसर मिलेगा 1,60,000। आ रही बात समझ में? तो ये फिल हो गया इतना, ठीक है। फिल होने के बाद फिक्स कॉस्ट अपने पास नहीं दिया है, देखो यहाँ पे कुछ फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है ना, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग इसको ज़ीरो करेंगे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000। इसी हिसाब से इसको फिल करने का है। तो इसमें सेल्स तो सिर्फ प्रेजेंट पॉलिसी का करंट सेल्स दिया था, तो देखो दिया है ना, एक्सपेक्टेड इंक्रीज ओवर नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल कितना है? 2,40,000, उसमें से 12,000 बढ़ेगा हर पॉलिसी में, तो 12,000 बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 2,40,000 प्लस 12, 252। फिर कितना बढ़ रहा है? 18। तो 18 इसमें ही ऐड करने का, इसमें ऐड नहीं करने का। आई बात समझ में? तो 2,40,000 और 18 कितना आएगा? 268 हो जाएगा, सॉरी 258 हो जाएगा। सेम वे में 21,000 है तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 261 हो जाएगा। ये देखो 261। फिर यहाँ पे कितना है? 24 है, तो कितना हो जाएगा? 240, 264 हो जाएगा। ये देखो हो गया। सेम वे में अब ये जैसे परसेंटेज निकाले तो इनको निकालो, तो 33 निकाल दो पहला, तो 33 निकालेंगे 252 का 84,000 आएगा। इसका निकालेंगे 258 का तो 86 आएगा। इसका निकालेंगे तो 87 आएगा। 2,64,000 का 33.33 निकालेंगे तो 88 आएगा। फिर माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट तो दिया नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, और इसके अंदर पूरा अमाउंट आपका ऊपर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 80 माइनस 0 80, 84 माइनस 0 84, 86 माइनस 0 86, 87 87 88 88। आई बात समझ में? तो देखो ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये बाकी है, ये बाकी है, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया। बचा क्या? सिर्फ एक ये बाकी है और ये बाकी है। अब देखो कैसे करने का। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये सब का सब क्या रहेगा? ब्लैंक। अब बोलेंगे सर इसको कैसे करना है, तो इसका अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आप देख सकते हो। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 80,000 ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, तो 84 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखेगा, विजिबल रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या है? टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो टैक्स नहीं दिया है, तो टैक्स नहीं दिया है तो टैक्स हम लोग कर देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 80 में से माइनस करेंगे तो ये। अब आप लोग कोई बुक में देखेंगे ना, तो बुक में डायरेक्टली ये जो चीज़ नहीं दी है ना, इसको लिखा ही नहीं है, लेकिन आप लिखो एग्ज़ाम में यही सेम नहीं आने वाला है, कुछ भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, हाँ ये भाई ये चीज़ आती है, अगर नहीं है तो डैश मारेंगे। आ रही बात समझ में? अब नेट प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब टैक्स आने के बाद मैं इसको फ्रीज करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये विजिबल रहेगा, ठीक है। आप आ गए हैं किधर? यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब मैंने बताया था प्रीवियसली भी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपने उधार पे माल दिया, इसका वीडियो अलग से, लेकिन तो भी मैं यहाँ पे छोटा सा रिकैप कर देता हूँ कि आपने जो पैसा उधार पे जो माल बेचा है, वही पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते, क्योंकि उधार दिया तो 30 दिन तक आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, वही पैसा अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलता है? 20% मिलता है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक नोशनल कॉस्ट निकालते कि यही पैसा अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता जिसमें मैंने उधार पे जितना माल दिया है, तो मुझे कितना रिटर्न मिलता? तो मुझे मिलता 20%। तो आपको 20% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आप बोलेंगे सर 20% तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे याद रखने का? इस तरीके से देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको याद रखना है, मैंने इधर लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो होता है टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। मतलब टोटल कॉस्ट लो इनटू कलेक्शन पीरियड, मतलब जैसे यहाँ पे 30 डेज है ना, और आपका टोटल कितना डेज है? 360, तो 30 डिवाइड बाय 360 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे दिया है टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड
डिवाइड बाय 12, क्योंकि मंथ्स में रहेगा तो 12 डिवाइड बाय 365, अगर 365 दिया है तो 360 डिवाइड बाय 52, चारों में से एक लेने का। तो अपने यहाँ क्वेश्चन में क्या 360 है तो डिवाइड बाय 360 लेंगे। और रेट ऑफ रिटर्न तो कितना दिया है, कितना दिया है 20%। मतलब अपने को चाहिए क्या चीज़, टोटल कॉस्ट चाहिए, कलेक्शन पीरियड चाहिए, फिर 12 महीना 365 ये क्या है वो लेना चाहिए, और रिटर्न। तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे जाऊँगा, अनफ्रीज करो, नीचे जाऊँगा, नीचे जाके मैं क्या लिखूँगा, ये सब डेटा लिखूँगा कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट, मुझे चाहिए कलेक्शन पीरियड, मुझे चाहिए नंबर ऑफ डेज, मुझे चाहिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो चीज़ अपने पास है, क्योंकि ये वाला हम लोग को पता नहीं टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो जो कलेक्शन पीरियड है वो लिखो ना। तो अपने पास कितनी है, 5 पॉलिसी है, 5 पॉलिसी का कलेक्शन पीरियड अपने को पता है 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है। नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर कितना लेने बोला है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है, इन ए ईयर 360, तो सब जगह कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला है, तो रेट ऑफ रिटर्न 20% बोला है, तो सब में कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, बराबर है। तो क्वेश्चन क्या था, टोटल कॉस्ट कलेक्शन पीरियड, तो आपने ये पूरा निकाल दिया, अब सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट क्या लेने का पता है, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट लेने का। तो अपने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, देखो 1,60,000 है कि नहीं है, सिर्फ 1,60,000 है, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो आप ये वाला तो नहीं ले सकते, वेरिएबल और फिक्स नहीं ले सकते। तो आप क्या लोगे, और तो वेरिएबल ले लो। तो वेरिएबल भी कब नहीं लेने का, जब तक एग्जाम में नहीं बोला जाए। तो क्या लेने का, सीधा सेल्स, क्योंकि सेल्स किया है वही पैसा तो ब्लॉक होने वाला है ना, तो सेल्स का वैल्यू उठाने का। एग्जाम में कभी कभी बोलेगा कि टेक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेटर एज ए वेरिएबल कॉस्ट, एज ए फिक्स कॉस्ट, तो उतना ही लेने का। लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो सेल्स उठा लेने का, क्योंकि सेल्स ही ऐसा अमाउंट है ना, जो कस्टमर को उधार दिया तो वही तो ब्लॉक हुआ। तो सेल्स का अमाउंट कितना था, 240, 252, 258, 261, 264, तो यही अमाउंट यहाँ पे लिखने का। देखो लिख दिया, चारों चीज़ मिल गई, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये फॉर्मूले में रख के टोटल कॉस्ट इनटू, है ना। तो कैसे होगा, 2,52,000 40,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, यही फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट। तो कैसे आएगा आंसर इसका आंसर आएगा 4,000। देख लो 2,40,000 इंटू 30, आप चाहिए तो मेरे साथ भी कर सकते हैं, 2,40,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 20%, तो आपको 4,000 मिलेगा। सेम वे में ये करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा, यहाँ पे 6,300, आपको यहाँ मिलेगा 8,600, यहाँ पे मिलेगा 10,875, और यहाँ मिलेगा 13,200। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। क्या हो गया ये, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही कॉस्ट कहाँ पे जाके लिखना है, यहाँ पे जाके लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और बस इसमें से ये हम तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर। तो अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट 4,000, फिर 6,300, देन इन थर्ड दिस इज द प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 4। तो 4,000, 6,300, 8,600, 10,875, 13,200, यही सब अमाउंट हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था वो आया था इतना, दिस अमाउंट, और फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया था ये अमाउंट जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट बेनिफिट, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि भाई सेल्स माइनस वेरिएबल करते हैं हम लोग, राइट। जैसे इधर पे देखो पूरा फॉर्मेट आपके नज़रों के सामने आ गया कि सेल्स माइनस वेरिएबल प्रॉफिट तक हम लोग निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद आपको 3 एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं, बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। यहाँ पे नहीं था तो भी हम लोग ने लिखा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में
ट्रिकी अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सब ज़रूर पूछेगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो कि ये सब लिखने का। फिर ये सब माइनस करते तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, टैक्स माइनस करते हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। फिर उसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जितना पैसा आपने कस्टमर को, जितने पैसे का माल आपने कस्टमर को बेचा उधार पे, अगर वही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो उसका फॉर्मूला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू मंथ्स। अगर मंथ्स में इन्फॉर्मेशन है तो मंथ्स लिखने का, डेज में इन्फॉर्मेशन है तो डेज लिखने का, वीक में इन्फॉर्मेशन है तो वीक, और डिवाइड बाय मंथ है तो डिवाइड बाय 12, डेज है तो 360 और 365, और अगर वीक है तो 52 करने का, इनटू परसेंटेज ऑफ रिटर्न। तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे दिया है, देखो परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 20% दिया है, ठीक है। तो 20% से मल्टीप्लाई कर देने का। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कैलकुलेशन देखा तो हमारा इसके अंदर कितने आइटम है, एक टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कैसे लेने का, टोटल कॉस्ट को मैंने यहाँ पे बताया है, देख लेते एक बार, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट नहीं था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग नहीं लेंगे। तो इसके बाद क्या लेने का, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेने का। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नहीं बोलेगा तो सेल्स वैल्यू उठा लेने का, क्योंकि सेल्स ही कस्टमर को किया जाता है। सेल्स हम लोग ने इधर लिख लिया। फिर हम लोग को क्या चाहिए, मंथ्स चाहिए, वीक चाहिए या डेज चाहिए। तो हमारे पास यहाँ कलेक्शन पीरियड मंथ्स या डेज में, तो डेज में तो 30, 45, 60, 75, 90 लिख दिया। फिर हमारा अगर डेज में है तो कितना डेज है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ वीक्स इन ए ईयर। तो क्वेश्चन में दिया था, देखो 360 डेज लेना है, तो 360 देखो सब में ले लिया। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20 है। इन सभी चारों को मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आएगा ये, ठीक है। तो यही हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। तो मेन आंसर ये हो गया। अब क्या करेंगे, इतना भी रहेगा ना तो जो मैक्सिमम है वो पॉलिसी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा कितना, यहाँ 76 है, यहाँ 77, 700, 77, 400, 76, 74। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ये है। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में और कहीं कहीं आपको इसको बताना पड़ेगा कि कितना इंक्रीमेंटल बेनिफिट हुआ है। तो इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट कैसे निकालने का, पहले वाला ज़ीरो रखने का, क्योंकि ये प्रेजेंट पॉलिसी है ना 76 वाली, ये प्रेजेंट पॉलिसी है, ठीक है। इसको मैं अब फ्रीज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये आपकी पॉलिसी प्रेजेंट पॉलिसी है जिसके अंदर नेट बेनिफिट कितना आया, 76, 77, 77, 400 इस तरीके से दिया है। अब पहली पॉलिसी में इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट निकालने के लिए क्या करने का है, इसको ज़ीरो कर देने का। क्या कर देने का, इसको ज़ीरो। अब क्या करने का, प्रेजेंट पॉलिसी में कितना है 77, 700, इसमें से 76 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। अब 77, 400 दिया है नेक्स्ट का, इसमें से 76 माइनस करो तो 76 इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1400। फिर 76, 125 में से ये माइनस करो तो आएगा 125। फिर 74, 800 76 में से माइनस करो तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस करके देखेंगे आप तो माइनस में 1200 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट किधर हो रहा है, तो ये 1700 पे हो रहा है, राइट। तो ये 1700 ही हम लोग पॉलिसी सेलेक्ट कर लेंगे। तो नीचे आपको लिखना है वी विल सेलेक्ट पॉलिसी 1 बिकॉज हिज नेट बेनिफिट इज़ मैक्सिमम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा गया था 15 मार्क के लिए। इसके और भी क्वेश्चन हम लोग ने किए जिसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने ये वाले बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ये नहीं देखा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं गया था। तो वो वाले क्वेश्चन में हम लोग ने उसको भी पार्ट को भी कवर किया है। उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।